Welcome to the Literature Capital. This is the fourth lecture in the series dedicated to understanding the essentials of poetry. Let us begin for today. आज हम लोग बात करेंगे स्टैंजा क्या होता है। स्टैंजा पोएम के लिए वो है जो प्रोज के लिए पैराग्राफ होता है। किसी भी एक थॉट को लेकर के, किसी भी एक टॉपिक को लेकर के जब तक बात होती है उसे हम एक स्टैंजा में छोड़ देते हैं। लाइन्स दैट रिलेट टू अ सिमिलर टॉपिक और थॉट, स्टैंजा को आप कह सकते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पोएम। एक पोएम कितने यूनिट से बनता है उन सभी को स्टैंजा कहते हैं। स्टैंजा जब भी हम डिफाइन करते हैं तो तीन आधार पर उसे डिफाइन किया जाता है। पहला होता है उसमें कितनी लाइनें आ रही हैं, उसमें किस मीटर या रिदम का यूज है, और तीसरा कि राइम स्कीम को उसमें फॉलो किया गया है। जब मीटर और रिदम की बात होती है तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आज हम देखेंगे कि लाइन के आधार पर उनकी नेमिंग कैसे की जाती है और राइम स्कीम कैसे देखी जाती है। राइम स्कीम से क्या फर्क पड़ता है स्टैंजा के फॉर्म पर। लाइंस के आधार पर हमारे पास डिफरेंट नेम्स होते हैं। जब भी स्टैंजा 2 लाइन का होता है उसे हम कपलेट कह देते हैं, 3 लाइन का हुआ उसे हम टर्सेट कह देते हैं, 4 लाइन का हुआ उसे क्वाट्रेन कहते हैं, 5 लाइन का स्टैंजा हुआ उसे क्विंटेन कहते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं, 7 लाइन को हेप्टास्टिच कहा जाता है, 8 लाइन के स्टैंजा को ऑक्टेव कहा जाता है और 9 लाइन के स्टैंजा को स्पेंसेरियन स्टैंजा कहा जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि राइम क्या होता है, राइम कैसे हम लोग पढ़ पाते हैं, किसी स्टैंजा में किस राइम को फॉलो किया गया, उस कंक्लूजन पर हम कैसे आते हैं। राइम का मतलब होता है कि पोएम की 2 लाइनें हैं, उनका जो क्लोजिंग सिलेबल है जिस पर लास्ट वर्ड का सिलेबल खत्म हो रहा है उसका साउंड क्या है, वो अगर किसी दूसरे लाइन के क्लोजिंग सिलेबल के साउंड से मैच करे तो हम कह देते हैं कि इन दोनों लाइंस में राइमिंग है, इन दोनों लाइंस में तुकबंदी है। तो रिकरेंस ऑफ सिमिलर साउंड्स इन द क्लोजिंग सिलेबल ऑफ डिफरेंट लाइंस इज कॉल्ड अ राइम। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उसमें हम देखते हैं कैसे इन्होंने राइम को अप्लाई किया है। Whose words these are I think I know, बस हमें लास्ट वर्ड से कंसर्न रखना है। नो इस साउंड को याद रख लीजिए, हम इसको ए कह लेते हैं। His house is in the village दो, क्योंकि नो 2 से साउंड कर रहा है, सिमिलर साउंडिंग सिलेबल है तो उसे भी हमें कहना होगा ए। तीसरी लाइन में जब हम आते हैं he will not see me stopping here, हियर ये जो साउंड है, ये जो क्लोजिंग सिलेबल का साउंड है, ये ना ही नो की तरह ना ही दो की तरह, तो हमें इसे दूसरा नाम देना होगा, तो लेट अस कॉल इट बी। फिर चौथे लाइन में जब हम देखते हैं टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, स्नो अगेन 2 वाले साउंड और नो वाले साउंड की याद दिला रहा है तो हमें इसे ए कहना होगा। तो हमने देखा कि 4 लाइन में ए ए बी ए इस स्कीम को फॉलो किया गया, तो हम कह देते हैं कि इस स्टैंजा का राइम स्कीम जो है वो ए ए बी ए है। अब हमें देखना होगा कि राइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइम कैसे कैटेगरी में डिवाइड होता है। राइम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगल राइम, उसे हम मेल राइम भी कहते हैं। इसमें सिर्फ लास्ट सिलेबल जो होता है उसका साउंड का सेम्बलेंस मिलता है किसी दूसरे लाइन के लास्ट सिलेबल का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, so long lives this and this gives life to thee। यहाँ पे सी इकलौता सिलेबल था लास्ट में जो कि साउंड कर रहा है दी की तरह, जो इकलौता सिलेबल था दूसरे लाइन में। दूसरा जो राइम हमें आता है वो आता है डबल राइम, या उसे हम फेमिनीन राइम भी कहते हैं। फेमिनीन राइम में 2 सिलेबल जो होते हैं एक लाइन के लास्ट के, वो दूसरे किसी लाइन के 2 सिलेबल से मैच करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देयर विल आई मेक द बेड्स ऑफ रोजेस एंड 1000 फ्रेग्रेंट पोजेस। यहाँ पे रो पो के साथ भी साउंड कर रहा है और सिज जो है सिज के साथ साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे 2 सिलेबल एक दूसरे से साउंड कर रहे हैं 2 लाइंस में, डिफरेंट लाइंस में। इस तरह के राइमिंग को हम डबल राइम कहते हैं या फेमिनिन राइम कहते हैं। एक तीसरे किस्म का भी राइम होता है जिसे हम ट्रिपल राइम कहते हैं, जिसमें आखिरी के 3 सिलेबल किसी भी लाइन के वो किसी दूसरे लाइन के 3 सिलेबल से राइम करते हैं। जैसे एग्जांपल है एलास फॉर द रेरिटी ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी। इसमें जो बोल्ड में लिखा गया है रे जो वो चे से कर रहा है, री जो है री से कर रहा है, एंड टी टी दोनों में कॉमन है। तो
जो 3 सिलेबल हैं एक लाइन के, वो दूसरे लाइन के 3 सिलेबल से लगातार राइम कर रहे हैं, क्लोजिंग सिलेबल्स की ही बात हो रही है, तो इसे हम ट्रिपल राइम कहते हैं। अनराइम भी तो कुछ होता होगा, तो अनराइम वर्सेस किसको कहते हैं? अनराइम वर्सेस दो किस्म के होते हैं, एक को कहा गया ब्लैंक वर्स, एक को कहा गया फ्री वर्स। बहुत कंफ्यूजन होती है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स में एक रेगुलर मीटर को फॉलो किया जाता है, ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाता है। फ्री वर्स में किसी भी रेगुलर मीटर को फॉलो नहीं किया जाता, उसमें कोई रिदम नहीं होता है। ब्लैंक वर्स में एक म्यूजिकल क्वालिटी होती है क्योंकि एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड का एक पैटर्न बनता है। फ्री वर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नेचुरल स्पीच को कॉपी किया जाता है। फ्री वर्स में जब हम बातें करते हैं तो हम म्यूजिकलिटी का ध्यान नहीं रखते, हम एक्सेंट और अनएक्सेंट का ध्यान तो रखते नहीं है, इसलिए नेचुरल स्पीच जो हमारी होती है वो फ्री वर्स में होती है। ब्लैंक वर्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। हेनरी हावर्ड जो अर्ल ऑफ सरे थे, वो इंग्लैंड में लेकर के आए थे ब्लैंक वर्स को, और जो फ्री वर्स है वो फ्रेंच ओरिजिन का है, उसे वर्स लिब्रा कहा जाता था फ्रांस में, फिर उसे इंग्लिश में लाया गया। मार्लो ने बहुत ज्यादा यूज किया था ब्लैंक वर्स को, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को, मार्लोज माइटी लाइंस उसे कहा गया। फिर बहुत सारे एपिक्स में ब्लैंक वर्स का यूज होता है। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में ब्लैंक वर्स का यूज किया गया, जो हमने एग्जाम्पल देखा था मैकबेथ से। तो जब लेडी मैकबेथ बात करती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, क्योंकि वो राइम को फॉलो नहीं करता है उनका डायलॉग, तो उसे हम कहते हैं वो भी ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। वॉल्ट विटमैन ने, जब हम फ्री वर्स की बात करते हैं तो वॉल्ट विटमैन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था फ्री वर्स को। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अनराइम्ड वर्सेस क्या होती हैं, उसमें ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स क्या होता है। जो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है वो टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, उसका एग्जाम्पल है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है दोनों केसेस में, इसीलिए उसे अनराइम्ड वर्सेस में रखा गया। अब जो ब्लैंक वर्स है उसका हम लोग देख लेते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from the mountain springs with a soft inland murmur once again. जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें दोनों में फर्क नहीं पता चलता है, बट जब हम इसे एक्सेंट के साथ पढ़ेंगे, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from the mountain springs with a soft inland murmur once again. ये यहाँ पे एक मीटर को फॉलो किया जा रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। जबकि वॉल्ट विटमैन का जो एग्जाम्पल है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, इसमें किसी भी मीटर को फॉलो नहीं किया गया है, तो ये फ्री वर्स कहलाता है। फिर हम देखेंगे हीरोइक कपलेट क्या होता है, मेजर स्टैंजा फॉर्म्स होते क्या हैं। दो लाइन अगर राइम कर रही हैं साथ में और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, मतलब 10 सिलेबल हैं, तो उसे हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। हीरोइक कपलेट में याद रखिए जो राइम होती है वो सिंगल होती है, मतलब सिर्फ क्लोजिंग सिलेबल जो है एक लाइन का वो दूसरे लाइन नेक्स्ट लाइन से राइम करता है। इसको चौसर ने यूज किया था इंग्लैंड में सबसे पहली बार, और बाद में पोप ने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप की है कंपोजिशन, उसमें हम देखें, Hear thou great Anna whom 3 realms obey, does sometimes counsel take and sometimes stay. यहाँ पे जो ओबे है वो टे से मैच कर रहा है, या टी नहीं टे पढ़ेंगे, क्योंकि पोप ने ऐसा प्रोनाउंसिएशन सोच के लिखा था। क्योंकि ये आयम्बिक पेंटामीटर में है, इसलिए इसे हम हीरोइक कपलेट का एग्जाम्पल कहेंगे। फिर टर्जर रिमा क्या होता है? टर्जर रिमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। इसको पकड़ने का तरीका है कि इसमें 3 लाइनें होती हैं, और जो पहली लाइन होती है वो थर्ड लाइन से मैच करती है, लेकिन जो दूसरी लाइन होती है वो अगले स्टैंजा के पहले और तीसरे लाइन से मैच करती है, और ये एक चेन बनता है, टर्सेट का चेन बनता है। उसमें इस तरह की राइम स्कीम फॉलो की जाती है। बहुत फेमस एग्जाम्पल है ओड टू द वेस्ट विंड शैली का, वहां पे उन्होंने इस तरह का राइम स्कीम फॉलो किया है और उसे टर्जा रिमा में लिखा है। बैलेड मीटर क्या होता है? बैलेड मीटर को कॉमन मीटर भी कहा जाता है। किसी भी स्टैंजा जो 4 लाइनों का हो और पहली और तीसरी लाइन टेट्रामीटर में हो और दूसरी और चौथी लाइन ट्रेमीटर में हो, तो उसे हम बैलेड मीटर
कहते हैं। बैलेड आपको याद होगा, किसी भी नैरेटिव पोएम को हम बैलेड मीटर कहते थे। मोस्टली आयम्बिक का यूज होता है, बट इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। कुछ आयम्बिक के अलावा एनापेस्टिक, डेक्टाइलिक कुछ भी यूज हो सकता है। राइम स्कीम जो होता है वो ABCB का होता है। दूसरा लाइन बस चौथे लाइन को राइम करता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। A slumber did my spirit seal, I had no human fear, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. अब इसमें हम देख लें, A slumber did my spirit seal, tetrameter, I had no human fear, trimeter, she seemed a thing that could not feel, tetrameter, the touch of earthly years, trimeter. यहाँ पे आप देखिए fears जो है वो years के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ABCB राइम स्कीम है। फिर हम देखेंगे चौसेरियन स्टैंजा क्या होता है, या राइम रॉयल कहा गया, उसको क्यों कहा गया। 7 लाइनों का स्टैंजा है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया, उसे चौसेरियन स्टैंजा कहते हैं। राइम स्कीम जो होती है वो पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम करती है, दूसरी लाइन चौथे लाइन और पांचवें लाइन से राइम करती है, और आखिरी 2 लाइनें जो होती हैं वो कपलेट फॉर्म करती हैं। उनके जो राइमिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले चौसर इसको लेकर के आए थे इंग्लैंड में। ऐसा माना जाता है कि वो फ्रांस से इस आइडिया को लेकर के आए थे। राइम रॉयल चौसेरियन स्टैंजा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि किंग जेम्स I स्कॉटलैंड के जो थे, उन्होंने जब अपनी कंपोजिशन बनाई किंग स्क्वायर, तो उन्होंने चौसेरियन स्टैंजा को फॉलो किया। क्योंकि वो किंग थे तो उनसे रिलेटेड कोई भी काम जो होता वो रॉयल हो जाता, इसलिए उस राइमिंग को राइम रॉयल कहा गया। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, W.B. येट्स का ब्रॉन्ज हेड। इसमें आप राइम देख लेते हैं कि हेड जो है वो डेड से मैच कर रहा है, तो पहली लाइन तीसरी लाइन से मैच कर रही है, दूसरी लाइन चौथे लाइन और पांचवें लाइन से मैच कर रही है, और छठी और सातवीं लाइन जो है वो ये आप अलग से कपलेट फॉर्म कर रही है। ओटावा रीमा क्या होता है, 8 लाइनों का स्टैंजा, आयम्बिक पेंटामीटर, उसे ओटावा रीमा कहते हैं। ओटावा रीमा जो होता है वो ऑल्टरनेट राइम स्कीम को फॉलो करता है 6 लाइनों तक। मतलब पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम करेगी, फिर वो पांचवी से भी करेगी, दूसरी लाइन चौथी से राइम करेगी, फिर वो छठी से भी राइम करेगी। लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वो आपस में कपलेट बनाती हैं। इसे ह्यूमर और सटायर के लिए ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन इसको दूसरे पर्पसेस के लिए भी रखा गया। ऐसा माना जाता है कि सर थॉमस वाइट इसको इटली से लेकर के आए थे। तो टर्जा रीमा और ओटावा रीमा दोनों जो है इटली की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो इंग्लिश में आई। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, W.B. येट्स की पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। यहां भी आप देखें यंग, सॉन्ग और लॉन्ग अल्टरनेट राइम स्कीम है। फिर ट्रीज, सीज और डाइज, ये अल्टरनेट राइम स्कीम है। फिर लास्ट की जो 2 लाइनें हैं ये आपस में कपलेट बना रही हैं। स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है, 9 लाइन के स्टैंजा को स्पेंसेरियन स्टैंजा कहते हैं अगर वो आयम्बिक पेंटामीटर में हो। 2 लिंक्ड क्वार्टरेंस होते हैं 4-4 लाइंस के आपस में, और जो 9वीं लाइन जो होती है वो एलेक्जेंड्राइन होती है। इस एलेक्जेंड्राइन लाइन में कुछ खास होता है कि इसमें 6 फीट होते हैं। पेंटामीटर नहीं, पेंटामीटर में सिर्फ 5 फीट होते हैं, इसमें 6 फीट होते हैं, और 12 सिलेबल, ऑब्वियसली 12 सिलेबल होते हैं, जो कि 8वीं लाइन से मैच करती है। इसे लेंदी नैरेटिव के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव पोएम के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। कीट्स ने इसे यूज किया था ईव ऑफ सेंट एग्निस में, शेली ने इसे यूज किया था एडोनाइस में, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में। तो ये हमारे कुछ मेजर स्टैंजा फॉर्म हैं जो इंग्लिश में हम ऑब्जर्व करते हैं। थैंक यू सो मच। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक अप मोर टेक्निकल टर्म्स। थैंक यू।